नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो TRE 1, TRE 2 और BPSC में जो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ साथ उनको सॉल्व भी कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप TRE 3 का एग्जामिनेशन 19, 20 और 21 को देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मीन्स कहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अराइज होते हैं ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन इसके पहले मैंने और भी वीडियो प्रोवाइड कराया है, लगभग 11 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए थे। क्या दिया गया है? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन बी, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। ऑप्शन सी, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। क्या हो गई? कैसे एकीकृत हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। क्या है? 1929 के प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा था। क्या? विश्व समेत भारत पर भी पड़ा था। और महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात में 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई थी। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किसानों और काश्तकारों पर पड़ा था। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? ध्यान से देखिए। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम है। क्या? क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए, दीनदयाल उपाध्याय रूरबन मिशन, मतलब रूरल अर्बन मिशन। ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्शन बी क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। उसके बाद फिर क्या है? ऑप्शन सी जो क्या जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी रूरबन मिशन। उसके बाद फिर क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा डिस्क्रिप्शन। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है। इस मिशन को सितंबर 2015 में प्रस्तावित किया गया था और जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचना सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इस मिशन के अंतर्गत 14 वांछित घटकों की सिफारिश की गई है। क्या? 14 वांछित घटकों की सिफारिश की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ? कपड़ा दिया हुआ है, और सूची सेकंड में उत्पत्ति दिया हुआ है, कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। क्या है कि लीलेन का उत्पत्ति किससे किया जाता है? तो इधर दिया हुआ नारियल का पौधा, और इधर जटा कायर का उत्पत्ति कहाँ से किया जाता है? सन का पौधा। उसके बाद मोहायर का उत्पत्ति कहाँ से किया जाता है? बत्तख और गीज के पंख से। और डाउन का उत्पत्ति कहाँ से किया जाता है? अंगोरा और बकरी से। फ्रेंड्स, आइए इसके जो क्या है कि जो नीचे दिए गए कूट जो है उसको ध्यान से समझिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? 1 3 2 4। ऑप्शन बी 4 3 1 2। ऑप्शन सी 2 1 4 3। और ऑप्शन डी क्या है? 4 1 3 2। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
2143, क्या होगा 2143, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि लीलेन जो है सन के पौधे से बनाया जाता है, और जटाकायर है जो नारियल के पौधे से बनाया जाता है, और उसके बाद मोहायर जो है अंगोरा बकरी से बनाया जाता है, और डाउन जो है बत्तख और गीज के पंख से बनाया जाता है जो कपड़ा है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड रहेगा मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से रिलेटेड रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, क्या मंदी में योगदान कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सेकेंड स्टेटमेंट औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और शीर्ष और आर्थिक विकास में सुस्ती। थर्ड स्टेटमेंट कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। ओके फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही करके देखिए। क्या नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए क्या केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 2 3 1 2 4, और ऑप्शन डी क्या है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी 1 2 3 4, ये सब सारे चीज़ें क्या सही हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। मुद्रा स्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि साइमल्टेनियसली इंक्रीज और आर्थिक वृद्धि में ठहराव होता है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है और मुद्रास्फीति या कीमत स्तर ऊंचा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति में मंदी में योगदान कर सकते हैं। क्या मंदी में योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। क्या कम ब्याज दरों, जब कम ब्याज दर पे किसी को हम अगर पैसा देंगे तो ज़्यादा मांग होगा पैसे का। ठीक है, तो क्या होगा जिससे कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनती है, मतलब स्टैगफ्लेशन आता है, मीन्स महंगाई आती है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्या है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होगा तो क्या होगा आर्थिक विकास में सुस्ती आएगी, मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं, और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण होती है। क्या होती है वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति में आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से आर्थिक विकास में गिरावट आती है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। क्या आर्थिक विकास की गति जो होती है धीमी पड़ जाती है। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा कम बनाया जा रहा है मार्केट में, मतलब कि कम आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट की जो क्या होगी मांग कम हो जाएगी, मतलब वो महंगा रहेगा। जब कम रहेगा तो उसकी जो मांग पैसा रहेगा, कीमत जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, तो लोगों की मांग भी घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करती है। मीन्स किसी चीज़ को करने का मतलब कि महंगाई करने का दो टाइप से हम महंगाई कर सकते हैं। एक यह कर सकते हैं कि मतलब कि जब जो लोन दिया जा रहा है उसको कम रेट पे देने लगेंगे तो सारे लोग लोन ले लेंगे। और उसके बाद फिर क्या किया जा सकता है कि इससे होगा कि उसके बाद फिर बहुत सारे प्रोडक्ट को कम बनाया जा सकता है, तो उससे भी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार करिए। क्या विचार करिए कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है। क्या अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार
की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। थर्ड क्या है, शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्या, फोर्थ को ध्यान से समझिएगा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक है। क्या, जिम्मेदार नियामक है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए क्या है 1 2 3, और ऑप्शन बी क्या है 2 3 4, ऑप्शन सी क्या है केवल 4, और ऑप्शन डी क्या है 1 और 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 4 सही है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन क्या है। ओके फ्रेंड्स, क्या है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है। क्या, दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। क्या, अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। क्या, समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला, नेक्स्ट क्या, दिवाला क्या हम समझिएगा। दिवाला इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। क्या, नकदी की कमी होती है। दिवाला इंसॉल्वेंसी एक अवस्था है जबकि दिवालियापन एक निष्कर्ष है। क्या है, बैंकरप्टी एक क्या है, निष्कर्ष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। दिया है कि RBI के विदेशी मुद्रा, क्या, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FIR में निम्नलिखित में से FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, और उसके बाद सेकंड क्या सोना, और थर्ड क्या विशेष आहरण अधिकार FDR, और फोर्थ क्या आरक्षित किस्त स्थिति। नेक्स्ट नीचे दिए गए जो कोट है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्या, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए क्या है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति IMF शामिल हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अब भारतीय कृषि से रिलेटेड रहेंगे। किससे रहेंगे, भारतीय कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा उगाया जाता है। बाजरा को जो है क्या है मिलेट्स भी बोला जाता है। राई, कुटकी, बाजरा ये सब मिलेट्स है। मीन्स ये क्या है फाइबर युक्त जो है ग्रेन है। अगर हम इसको खाते हैं तो बहुत ही हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए क्या 2023 को मिलेट्स का वर्ष बोला गया है। क्या 2023 को मिलेट्स का वर्ष बोला गया है, और 2024 है कैमेलाइन का वर्ष बोला गया है। मीन्स ऊँटों का वर्ष बोला गया है। आइए नेक्स्ट जो इसके डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, और देश की कुल बाजरा उत्पादन में से राजस्थान कुल का 28.6% उत्पादित करता है। बाजरा का उत्पादन लगभग देश के सभी राज्यों में किया जाता है, लेकिन देश के सिर्फ 7 राज्य क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में 85% बाजरे का उत्पादन करते हैं। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसे मानव और पशु दोनों के लिए उगाया जाता है। क्या, दोनों के लिए उगाया जाता है, मानव और पशु दोनों के लिए उगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51।
भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए क्या है? राजस्थान। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी तमिलनाडु। और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, मीन्स मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान राइट ऑप्शन होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन ये है फ्रेंड्स की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः कर्नाटक 14.34%, राजस्थान 13.89% और महाराष्ट्र 11.47%। तो फ्रेंड्स जो राजस्थान है सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेट्स का उत्पादन करता है, मीन्स मोटे अनाज का उत्पादन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो विविध से रिलेटेड रहेगा। किससे? विविध से रिलेटेड रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है फ्रेंड्स। देखिए ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे नहीं जब दे दिया तो समझिएगा। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? इनसे वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। ऑप्शन बी इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। ऑप्शन सी निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निर्यात में आयात में वृद्धि से अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। आइए इसके डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि आर्थिक सुधार अवधि में भारत पर वैश्वीकरण निम्नलिखित पर प्रभाव पड़ा है। क्या निम्नलिखित पर प्रभाव किस पे पर प्रभाव पड़ा? इफेक्टिव हुआ है कि इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार किया है। कुल जीडीपी के अनुपात के रूप में वस्तु और सेवा व्यापार कर वर्ष 1990 के 17.2% से बढ़कर के 2000 में 30.6% तथा वर्ष 2021 में 46% एवं 2022 की पहली छमाही में 50% हो गया। कितना हो गया है? 2022 की पहली छमाही में 50% हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखिएगा समझ के, कि पिछले दशक के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आया है और भारत की सकल FDI वित्त वर्ष 2005-2014 के दौरान जीडीपी से प्रतिशत से बढ़कर के वित्त वर्ष 2015 से 22 में 2.6% हो गया है। वित्त वर्ष 2022 में 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक सकल FDI प्रवाह दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्या है कि वर्ष 1990-91 में निर्यात प्रतिशत में वृद्धि दर जहां 9.2 थी, वहीं 2001 और 2001 तथा 2018 से 2019 में क्रमशः 20% तथा 8% थी। जबकि इस अवधि में आयात में प्रतिशत वृद्धि दर क्रमशः 13.05% एवं 10.4% रही है। इस प्रकार इन अवधियों में आयात एवं निर्यात की वृद्धि दर घटती बढ़ती रहती है। वर्ष 2021 में जहां विश्वपूर्ण और सेवा निर्यात निष्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.2% रही है, वहीं इसके आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.7% रही है। कितना रही है? 2.7% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? क्या औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी क्या 1950। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1956। क्या 1956? राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन ये है कि औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। इसे पहले औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया और इस नीति की विशेषताएं इस प्रकार थी। क्या थी? उद्योगों का नया वर्गीकरण और निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना,
क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर विकास प्राप्त करना। नेक्स्ट क्या, श्रम कल्याण। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। स्टेटमेंट सेकंड, ज्ञान में वृद्धि करने को। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। और फोर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ फ्रेंड्स ये है कि देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। और नीचे दिया गया क्या कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन ए क्या है, केवल एक। ऑप्शन बी केवल 1 और 4। ऑप्शन सी क्या है, 3 और 4। ऑप्शन डी केवल 4 है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केवल 4। क्या होगा, केवल 4। आइए फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स कि मानव पूंजी निर्माण शब्द का तात्पर्य देश की जनसंख्या के बीच क्षमताओं और कौशलों के विकास से है। क्या, क्षमताओं और कौशलों के विकास से है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को मानव पूंजी निर्माण को प्रस्तुत करता है। मानव पूंजी निर्माण मनुष्य में निवेश और एक संरचनात्मक और उत्पादक संसाधन के रूप में उसके विकास से प्राप्त होता है। क्या, उसके विकास से, डेवलपमेंट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ प्रोसीड करते हैं। 55 क्या दिया हुआ है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ, फर्स्ट, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। क्या है, आवश्यक मानदंड है। नेक्स्ट क्या है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। थर्ड क्या है फ्रेंड्स, थर्ड फ्रेंड्स ये है कि इनका उपयोग, क्या, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। फोर्थ क्या है फ्रेंड्स कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामले में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स दिया है ये फ्रेंड्स कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन बी केवल थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी केवल 1, 3rd एंड 4th। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। ओके फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। यह कस्टम एजेंसियों के उत्पाद, नियम और शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स आइए इसके और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर भी निर्भर करता है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56 को डिस्कस करते हैं। 56 क्या है, ध्यान से समझिएगा। 56 क्या है फ्रेंड्स कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। ऑप्शन ए वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं। ऑप्शन बी गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार के लिए। ऑप्शन सी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन ए, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक है उनके लिए ये है राइट ऑप्शन ए। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। क्या, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। और ऑप्शन डी क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। ओके फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत
वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या है कि फ्रेंड्स, एंगल मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकली स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक? ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 32%। कितना है? 32%। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स, क्या है डिस्क्रिप्शन कि एंगस मेडिसिन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक वृद्धि और विकास की माप एवं विश्लेषण के विशेषज्ञ थे। क्या थे? विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरियल स्टैटिक्स में कहा है कि प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% थी और तथा 1000 में से 28% एवं 17वीं शताब्दी में 24% थी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अब रिलेटेड रहेगा किससे? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भौतिक राशियों और मापन से रिलेटेड। क्या? भौतिक राशियां और मात्रक से मापन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या दिया गया क्वेश्चन ये दिया गया फर्स्ट फ्रेंड्स कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है कि एयरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी फ्रेंड्स है क्या? हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी क्या है? मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई क्या है? न उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सी होगा हाइग्रोमीटर का यूज नमी को मापने के लिए किया जाता है। किसको? नमी को मापने के लिए किया जाता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ओके, क्या है डिस्क्रिप्शन? क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है और एयरोमीटर क्या करता है? हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? धारा घनत्व है। क्या? धारा घनत्व है। ऑप्शन ए एक सदिश राशि और ऑप्शन एक अदिश राशि, ऑप्शन बी क्या है? एक सदिश राशि, ऑप्शन सी विमाहीन राशि, उसके बाद फिर ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एक सदिश राशि। क्या? एक वेक्टर क्वांटिटीज है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इस इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि है। जो धारा घनत्व है क्या? एक सदिश राशि है, बट धारा जो है एक अदिश राशि है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी आयाम रहित राशि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सदिश राशि। क्या होगा? ऑप्शन बी सदिश राशि। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, जैसे विस्थापन, त्वरण आदि। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। क्या होती है? एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या? यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स फिसलन फ्रिक्शन, ऑप्शन बी रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन, और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है रोलिंग घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन, राइट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि फिसलन घर्षण वह घर्षण है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति सड़क पर साइकिल की गति होती है, जबकि दो स्थैतिक सतहों जब उनके बीच गति होनी ही वाली हो के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार के हैं। स्थैतिक घर्षण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिसलन घर्षण होता है कम, उससे कम रोलिंग घर्षण मतलब सबसे कम रोलिंग घर्षण होता है। अतः स्पष्ट है कि रोलिंग घर्षण उपयुक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ध्यान से समझिएगा कि विच निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है, कहाँ पे मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी अंतरिक्ष रॉकेट, ऑप्शन सी जो है वेंचुरी मीटर, ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को समझिएगा फ्रेंड्स, इसमें गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये तीरंदाजी भी होगा क्योंकि ये जितना हम खींचेंगे उतना वो आगे जाएगी। तो ऑप्शन ये डी होना चाहिए, बट इसमें क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है फ्रेंड्स आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से समझिएगा। डिस्कशन क्या है जो बीपीएससी ने माना है उसी को आंसर सही माना जाएगा। ठीक है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये सब क्या है न्यूटन के थर्ड लॉ हैं। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स ये है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए चोक कुंडली द्वारा, ऑप्शन बी डायनमो के द्वारा, ऑप्शन सी ट्रांसफर के द्वारा, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डायनमो के द्वारा। क्या ऑप्शन बी डायनमो के द्वारा हम एसी करंट को उत्पन्न करते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि एसी करंट को डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। क्या करता है बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। नेक्स्ट चोक कुंडली क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस। चोक कुंडली विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाले कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। ट्रांसफर यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्वनि तरंग गति से रिलेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे ध्वनि तरंग गति से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कि मानव कान की श्रवण प्रयास क्या होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए
20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन ये है फ्रेंड्स कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। क्या, ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, क्या लॉन्गिट्यूडिनल तरंग है, और जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। क्या, वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अवश्रव्य तरंग ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग कहते हैं। और मानव के कान इनको नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो उसको मानव के कान नहीं सुन पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या है उसके बाद की जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ठीक है, मानव के कान इन ध्वनियों को सुन सकते हैं, अर्थात मानव कान की श्रवण की परास 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। मानव के कान इनके सुनने के लिए संवेदनशील नहीं होते। क्या, संवेदनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय नहीं है। कौन सा विद्युत चुम्बकीय नहीं, तो ऑप्शन ए क्या है, गामा किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, ऑप्शन सी एक्स रे, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अल्फा किरण। क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अल्फा किरण होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। क्या, सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। ये तरंगे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें और गामा किरणें शामिल हैं। अल्फा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्या, अल्फा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यह अल्फा कणों से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, अल्फा कणों से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए क्या, अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगों के वे तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। क्या, दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन ए कि अवरक्त विकिरण के पास, ऑप्शन बी परावैंगनी विकिरण के पास, ऑप्शन सी दृश्यमान विकिरण के पास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परावैंगनी किरण। क्या, परावैंगनी किरण इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि परावैंगनी किरण, क्या परावैंगनी विकिरण एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंग दैर्ध्य होता है। क्या, कम तरंग दैर्ध्य होता है। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऊष्मा और तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे, ऊष्मा और तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 8 के। ऑप्शन ए क्या दिया, ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है
कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, और ऑप्शन जो सी क्या दिया हुआ है कि ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑप्शन डी क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। क्या? उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि एक बरसाती दिन में, ऑप्शन ए क्या दिया, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन सी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है सी ये दिया है कि शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज़्यादा माप दर्शाता है। उसके बाद फिर क्या है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज़्यादा माप दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क जब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स ये दिया है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टी के पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। क्या? ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। ऑप्शन ए क्या है E/16, ऑप्शन बी E/27, और ऑप्शन सी क्या है E/81, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए E/16। क्या होगा? E/16 राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरित करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में E/16 हो जाती है। क्या होती है? E/16 हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है फ्रेंड्स कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए क्या, हिमानी का आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन बी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक की कमी होती है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन सी ये फ्रेंड्स दिया है कि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन सी होगा। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी आती है। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। क्या? आधार में दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हिमपात की मात्रा में हिम के क्षम से अधिक होती है, क्षय से अधिक होती है, और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अवशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर हिम के एक तृण से निचली परतों के ऊपर दबाव बढ़ता है और वे सघन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही सघन हिमानी अपने भार या दबाव के कारण ढालों पर प्रवाहित होता है, जिसे हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हिमनद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है?
तो ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी -22 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी क्या है -459.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी -459.4 फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम एक ताप मापक्रम है जो 32 फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 फ़ारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। क्या जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। इन दोनों तापमान के बीच के क्षेत्र को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। क्या 180 बराबर भागों में बांटा गया, अर्थात 1/1 फ़ारेनहाइट के बराबर है। 1 अंश फ़ारेनहाइट के बराबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा ये प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या रहेंगे, लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स ये दिया हुआ है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। क्या 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है। ऑप्शन ए क्या है 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री, और ऑप्शन बी क्या है 60 डिग्री, और ऑप्शन सी क्या है 40 डिग्री, ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, फ्रेंड्स ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि ऐसे जैसे मान लीजिए क्या है ये कि एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है और ये नॉर्मल है। क्या है ये नॉर्मल है और 30 डिग्री के कोण पे क्या है ये आपतित किरण गिर रही है। यहाँ पे 30 है तो पूछ रहा है क्या कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। ये अभिलंब हो गया और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, तो 30 ही होगा। कितना होगा 30 डिग्री होगा। मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन ए होगा 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चल करके किसी चिकने पालिशदार सतह पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होकर के वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर बनाया गया है, देखिएगा ध्यान से, दिया है क्या कि ये आपतित किरण है और ये क्या परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है और ये 30 है, ये भी 30 है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, 30 हो जाएगा। और ये क्या है दर्पण है। ओके फ्रेंड्स, ये दर्पण है। ओके, आइए नेक्स्ट जो इसके रूल कुछ होते हैं, परावर्तन के नियम जो होते हैं उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं कि आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही में तल में स्थित है। मैं इस कहने का मतलब यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके बाद नॉर्मल तीनों एक ही जो सरफेस में स्थित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो पार्ट है क्या है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसी रूल के अकॉर्डिंग वो हुआ है 30 डिग्री। क्या हुआ 30 डिग्री हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अतः प्रश्नानुसार आपतन कोण क्या है कि 30 डिग्री मीन्स बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या आ जाएगा परावर्तन कोण हो जाएगा बराबर अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर 30 डिग्री होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए ब्लू नीला प्रकाश, ऑप्शन बी जो है लाल प्रकाश, ऑप्शन सी पीला प्रकाश, और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी येलो प्रकाश। क्या पीला प्रकाश में होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि फ्रेंड्स ये है कि किसी तरंग की ऊर्जा के सूत्र क्या होते हैं, E बराबर hv या hc/L होता है के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ E ऊर्जा है, h जो है बराबर c है मीन्स प्लैंक नियतांक है h, और v क्या है आवृत्ति और c क्या है प्रकाश का वेग, L तरंग दैर्ध्य है।
ओके फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उपयुक्त दिए गए श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में नीले रंग के प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश के एवं पीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होती है, जो कि 450 से 420 नैनोमीटर तक होती है। अतः स्पष्ट है कि नीले रंग के प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे उच्चतम होगी। क्या होगी, उच्चतम होगी। किसका होगा, नीले रंग की। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन जो ए है कि नीला प्रकाश। क्या होगा, नीला प्रकाश। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्कशन आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 18 ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL जो है 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। पानी में डूबने पर यह कार्य करेगा। ऑप्शन ए जो है कि FL 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद फिर क्या, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि FL 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट होगा। ओके दोस्त, आइए कि इसके फिर डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर की एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कुहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। ऑप्शन बी क्या है, अधिकतर प्रकाश विखर करके आभासी स्पष्टता निर्भर करता है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन सी फ्रेंड्स ये दिया हुआ है कि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन बी मीन्स अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ये डिस्क्रिप्शन है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कुहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश विखर करके आभासी स्पष्टता निर्मित करते हैं। क्या, आभासी स्पष्टता निर्मित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया हुआ है कि एक वर्णी प्रकाश, क्या है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, और ऑप्शन सी वेग, और ऑप्शन डी क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव, और फ्रेंड्स ऑप्शन ई क्या है, नन ऑफ द अबव। क्या है, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं बदलती। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रीक्वेंसी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य एवं तीव्रता बदल जाती है। प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।